अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। तो अगर हमने किसी भी सर्किट की सिंप्लीफिकेशन करनी है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किट को हम एवेलुएट किस तरीके से करते हैं। एवेलुएट करने के बाद उसे हमने लॉजिक एक्सप्रेशन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसे हमने फंक्शनल टेबल या जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं उसके अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है उसकी सिंप्लीफिकेशन करना। तो उसको हम सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग बुलियन लॉज, और फिर उसका हम सिंप्लीफाइड सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की गई है। एग्जांपल नंबर 1 है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स लगे हुए हैं। इसके अंदर दो एंड गेट हैं, एक नैंड गेट है, एक नॉर गेट है, और उसके अलावा दो नॉट गेट लगे हुए हैं। तो इस सर्किट को देख के सबसे पहले तो हमने ये एनालाइज करना है कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए अगर हम ये फर्स्ट एंड गेट को देखें जिसपे नंबर 3 लिखा हुआ है, इसकी दो इनपुट्स हैं। एक इनपुट ए है जो इसे आ रही है, और दूसरी इनपुट बी है जो इस एंड गेट को आ रही है, लेकिन उससे पहले एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो जो हमारा ये फर्स्ट एंड गेट है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी बार। इस तरीके से जो सेकंड हमारा यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है, इसके अगर हम देखें तो तीन इनपुट्स हैं जिसमें से एक इनपुट ए वाली है और वो यहाँ से इन्वर्ट होके आ रही है हमारे पास, तो ए बार। दूसरी जो इनपुट है वो बी बार वाली है। और अगर थर्ड इनपुट को हम देखें तो उस इनपुट के ऊपर एक और एंड गेट लगा हुआ है जिसकी दो इनपुट सी और डी हैं। तो सी डॉट डी इस नैंड गेट पे आ रही है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी। और ये चूंकि नैंड गेट है तो इस कंप्लीट के ऊपर एक बार आ जाएगी। अब एक हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, दूसरा ए डॉट बी बार वाला एक्सप्रेशन है, और इसके आगे नॉर गेट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी बार सी डी, और इस कंप्लीट के ऊपर बार है। और फिर इस वाले नॉर गेट की वजह से इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर भी एक बार आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट को हमने एवेलुएट करना हो तो हम एवेलुएट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे डिटेल से बताई गई है कि सर्किट्स को हमने किस तरीके से एवेलुएट करना है, और वो तमाम चीज़ ऊपर मैंने आपको बता दी है। तो जो भी गेट होगा उसके हम इनपुट चेक करेंगे कि इनपुट कहाँ से आ रही है और उसके दरमियान में कौन से गेट लगे हुए हैं, और उस हिसाब से हम उसका एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया है उसको हमने किस तरीके से एवेलुएट करना है। यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन हम देखें तो हमारे पास लास्ट में एक नॉर गेट यूज हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 उस वक्त होगी जब हमारे पास ए डॉट बी बार बी ज़ीरो हो, और ए बार डॉट बी बार सी डी, और इस कंप्लीट के ऊपर बार है जब ये भी ज़ीरो हो। ये अगर मैं आपको यहाँ पे अगर लिख कर बताऊँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा 0 प्लस 0। और चूंकि इस कंप्लीट के ऊपर बार है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके ऊपर जब बार होगी मतलब इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी और केस होगा तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी बार का आंसर अगर मेरे पास 1 हो, और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसका आंसर अगर मेरे पास 0 हो और इस कंप्लीट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे चूंकि एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। 1 के ऊपर बार होगी तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला 0 जो है ये भी 1 हो जाए तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आंसर 1 उसी केस में आ सकता है जब हमारे पास ए डॉट बी बार भी 0 हो, और जो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी होल बार, ये भी हमारे पास 0 हो, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो 0 आ सकता है यहाँ पे। तो यही वाली पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई हुई हैं। इसके अंदर ये जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं ए डॉट बी बार, इसे उन्होंने कह दिया कि ये एक्स है, और जो दूसरी टर्म आ रही है उसे उन्होंने कह दिया कि वाई है। और इस एक्सप्रेशन की आउटपुट 1 उसी केस में होगी जब हमारे पास एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। बाकी तमाम केसेस में हमारे पास आंसर जो है इसका वो 0 आएगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास एक्स 0 कब होगा। एक्स से मुराद है ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार उसी केस में 0 हो सकता है जब हमारे पास ए 0 हो,
या हमारे पास बी बार जीरो हो। अगर बी बार जीरो है तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास वन होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि ए इज इक्वल टू जीरो और बी बार इज इक्वल टू जीरो, और बी बार इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि बी जो है वो इज इक्वल टू वन होगा। तो ये तो हो गया एक्स का। सेम इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वाई हमारे पास जीरो कब होगा। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर हम देखें तो बार मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वन होना चाहिए, और उसके ऊपर जब उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा तब वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बार को रिमूव करके ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी इज इक्वल टू वन किया हुआ है। और अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन वन कब होगा, ये उसी केस में वन हो सकता है जब ए बार की वैल्यू वन हो, बी बार की वैल्यू वन हो, सी की वैल्यू वन हो और डी की वैल्यू वन हो। तो यहाँ पे ए बार की वैल्यू वन होने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू जीरो होगी, और सेम इसी तरीके से बी बार की वैल्यू वन होने का मतलब है कि बी की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास ये है कि ए इज इक्वल टू जीरो, दूसरा हमारे पास है बी इज इक्वल टू वन। और इसके साथ हमारे पास ये होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू वन एंड डी इज इक्वल टू वन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें और का वर्ड यूज किया हुआ है कि ए इज इक्वल टू जीरो और बी बार इज इक्वल टू जीरो, या बी इज इक्वल टू वन हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंफ्लिक्ट आ रहा है कि इस जगह पे हमने कहा है कि बी इज इक्वल टू वन है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू जीरो है। तो इसके अंदर ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इसको हम क्रॉस कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो इज इक्वल टू होगा ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू वन। तो इस केस के अंदर फिर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो वन होगा, जिस टाइम के अंदर ये जो चार मैंने आपको लिटरल्स बताए हैं इनकी वैल्यू हम वन करेंगे। तो वो चीज़ फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रुथ टेबल में इसकी वैल्यू वन कब आ रही है, जब हमारे पास ए इज इक्वल टू जीरो है, बी इज इक्वल टू जीरो है, सी इज इक्वल टू वन है, और उसके बाद डी इज इक्वल टू वन है। यहाँ पे आंसर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो दो वन लिखे हुए हैं ये सी और डी कॉलम के अंदर आने थे, और बाकी तमाम आउटपुट जो हैं वो ट्रूथ टेबल के अंदर जीरो मौजूद हैं। अब फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी कि सिंप्लीफिकेशन इसकी किस तरीके से करनी है। पहले हमने कुछ लॉज और रूल्स देखे हुए हैं, उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके अंदर डिमॉर्गन का रूल यूज होगा कि जिस जगह पे प्लस आ रहा है वहां से बार को हम ब्रेक कर देंगे, और जब बार ब्रेक होगी तो ये जो प्लस का साइन है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डिमॉर्गन का सेकंड थ्योरम है। तो उसी रूल को यूज करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई या एंड गेट का जो सिंबल है वो आ गया। उसके बाद मजीद इसी तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि ए डॉट बी बार है और उस कंप्लीट के ऊपर बार है, तो ये बार ब्रेक हो जाएगी, ये जो डॉट ऑपरेशन है ये प्लस के ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसके ऊपर डबल बार आ रही है, तो डबल बार यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद मजीद हम सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर कर सकेंगे। तो इन्हीं लॉज और रूल्स को यूज़ करते हुए जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी। और फिर इसकी जो वैल्यूज हैं उसे ट्रूथ टेबल के अंदर पुट किया हुआ है, तो सेम वही वाला ट्रूथ टेबल जो ऊपर क्रिएट हुआ था वही ट्रूथ टेबल यहाँ पे भी क्रिएट है। और फिर इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट यहाँ पे लॉजिक सर्किट क्रिएट कर लिया गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ही एंड गेट यूज हो रहा है जिसकी चार इनपुट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि चार इनपुट्स हैं जिसमें से जो फर्स्ट दो इनपुट हैं उनके ऊपर चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इस वजह से यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो पहले हमारे पास जो एक बड़ा एक्सप्रेशन था जिसके अंदर हमने देखा था कि दो एंड गेट यूज हो रहे थे, एक नैंड गेट था एक नॉर गेट था, और उसके अंदर दो नॉट गेट भी यूज हो रहे थे, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और जस्ट एक एंड गेट यूज हो रहा है और दो नॉट गेट यूज हो रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी सर्किट को एनालाइज करते हैं, उसकी वैल्यूज चेक करते हैं, वैल्यूज को ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करते हैं और सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसका हम न्यू जो सर्किट है वो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उन्होंने एक और एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ, एग्जांपल नंबर 2 है। इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि पहले हमने जो सर्किट है उसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद उसको हमने एवेलुएट करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो वन कब होगी,
उस वैल्यू को फिर हम ट्रूथ टेबल के अंदर पुट कर देंगे। ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करने के बाद उस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग सम बुलियन रूल्स एंड लॉज, और फिर जो सिंप्लीफाइड हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसकी वैल्यू को हम ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हम उसका न्यू सर्किट क्रिएट कर लेंगे। तो जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं सेम उसी तरीके से ये सेकंड एग्जांपल भी होनी है। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो एक तो हमारे पास नॉर्मल एसओपी फॉर्म होती है, दूसरी हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उस टर्म के अंदर तमाम वेरिएबल्स मौजूद हों। जिस तरीके से आप यहाँ पे एक एसओपी एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यह है ए डॉट सी बार प्लस बी डॉट सी बार। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से साफ पता लग रहा है कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 2 वेरिएबल लिखे हुए हैं, इसके अंदर बी मिसिंग है। सेम इसी तरीके से जो सेकंड टर्म लिखी हुई है इसके अंदर ए मिसिंग है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि जो वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल को हमने इस वाली टर्म के अंदर लेके आना है। तो उसका तरीका ये होगा कि a नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बाय यूजिंग द रूल a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। तो इस रूल को हम इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस रूल को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है ए डॉट सी बार, इसके अंदर चूंकि बी मिसिंग है तो हम ये लिख सकते हैं ए डॉट सी बार इंटू 1, और 1 इज इक्वल टू बी प्लस बी बार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बी मिसिंग है तो इसलिए हम एक ही जगह पे बी यूज करेंगे। तो ये फिर हो जाएगा ए डॉट सी बार इंटू बी प्लस बी बार। सेम इस तरीके से जो सेकंड टर्म है उसके अंदर ए मिसिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए बार इंटू बी डॉट सी बार। और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बार, ए बी बार सी बार, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी बार और फिर ए बार बी सी बार। तो इस तरीके से जो भी हमारी नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म थी उसको हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे टॉपिक कवर किया गया है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म का। तो जिस तरीके से हमने एसओपी फॉर्म के अंदर डिस्कस किया है कि अगर कोई टर्म ऐसी है जिसके अंदर तमाम वेरिएबल मौजूद नहीं है तो वो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होगी। सेम उसी तरीके से पीओएस फॉर्म में भी होता है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि टोटल 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी और डी। लेकिन जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है इसके अंदर 3 वेरिएबल है। सेम इस तरीके से सेकंड टर्म के अंदर भी 3 वेरिएबल मौजूद है, जबकि जो थर्ड टर्म लिखी हुई है उसके अंदर चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म के अंदर जो वेरिएबल मिसिंग है उन वेरिएबल को हम इन टर्म में लेकर आएंगे तो उसके बाद ये जो पीओएस फॉर्म है ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके लिए जो हमने रूल यूज करना है वो है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पे डी मिसिंग है, तो इस टर्म के अंदर एक दफा हम डी बार को इंक्लूड करेंगे और सेकेंड टाइम हम डी को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, और सेकेंड टाइम ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। सेम इसी तरीके से जो सेकेंड टर्म है इसके अंदर सी मिसिंग है तो एक दफ़ा हम यहाँ पे सी को ले आएंगे और एक दफ़ा हम सी बार को ले आएंगे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लास्ट वाली टर्म है इस एक्सप्रेशन की उसके अंदर पहले से चारों वेरिएबल मौजूद हैं तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स। तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के कई मेथड हो सकते हैं, जिसमें से एक ही है जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और मेथड है कि हम ट्रूथ टेबल के थ्रू भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कर्नौघ मैप का, उसके थ्रू भी हम स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस फॉर्म के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बताया गया है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म के बारे में। तो जो भी हमारी एसओपी फॉर्म होती है, एसओपी फॉर्म की जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को हम मिन टर्म्स कहते हैं। सेम इस तरीके से जो हमारी पीओएस फॉर्म की टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को हम मैक्स टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये एसओपी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डॉट का ऑपरेशन यूज हुआ है तो ये मिन टर्म कहलाएगी।
और जिस जगह पे प्लस का ऑपरेशन यूज हुआ है, मतलब और गेट इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारी मैक्स टर्म कहलाएगी। तो कोई भी वैल्यू जो ट्रूथ टेबल के अंदर मौजूद हो, उसको हम मिन टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और उसको हम मैक्स टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ट्रूथ टेबल के अंदर कोई भी वेरिएबल वो इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो इसको जब हम मिन टर्म के अंदर लिखेंगे तो जीरो इज इक्वल टू ए बार कंसीडर किया जाएगा। सेम इस तरीके से बी की वैल्यू जीरो है तो ये बी बार होगा, और सी की वैल्यू जीरो है तो ये सी बार होगा। लेकिन जब हम मैक्स टर्म के अंदर लिखते हैं और ए की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो हो तो ये ए लिखा जाता है। अगर किसी जगह पे ए की वैल्यू वन होगी तो वहां पे फिर हम ए बार यूज करेंगे इन केस ऑफ मैक्स टर्म। जबकि इन केस ऑफ मिन टर्म अगर ए की वैल्यू वन है तो उसकी जगह पे हम सिंपल ए लिखेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो कोई भी हमारे पास टर्म हो उसे हम मिन टर्म में भी लिख सकते हैं और मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म और मिन टर्म के इसको हम बाइनरी के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बात है कि अगर हमारे पास मिन टर्म मौजूद है तो ए इज इक्वल टू वन कंसिडर किया जाएगा, बी इज इक्वल टू वन कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पे चूंकि सी बार लिखा हुआ है तो जिस भी वेरिएबल के ऊपर बार आ जाए वो इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब हम इसको ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करेंगे तो ए बी सी बार इज इक्वल टू वन होगा जब भी हम मिन टर्म की बात करेंगे। और जब भी हम मैक्स टर्म की बात करेंगे तो कोई भी एक्सप्रेशन जब हम ट्रूथ टेबल के अंदर लिखेंगे तो वो इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे मैक्स टर्म की बात हो रही है तो ए इज इक्वल टू जीरो है, बी बार इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू जीरो है और डी बार इज इक्वल टू वन है। तो वन और जीरो की जो वैल्यूज हैं वो इन केस ऑफ मिन टर्म और मैक्स टर्म चेंज होती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा अपने ख्याल रखना है जब भी कोई एक्सप्रेशन हम ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करेंगे तो मिन टर्म के लिए कोई भी वेरिएबल है तो वो इज इक्वल टू वन होगा, और मैक्स टर्म के लिए कोई भी वेरिएबल है तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म गिवन हो तो उसको आसानी से हम पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में मौजूद हो तो उसको हम इजीली स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं और तीन वेरिएबल के जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो एट बनते हैं, टू रेज पावर थ्री इज इक्वल टू एट। उस एट में से फाइव टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो इन फाइव टर्म के अलावा बाकी जो तीन टर्म्स हैं वो मैक्स टर्म्स होंगी। तो इन फाइव टर्म्स को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसकी बाइनरी हो जाएगी जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन और वन वन वन। तो इस बाइनरी को आप देख सकते हैं जीरो 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 इज इक्वल टू जीरो होता है, जीरो वन जीरो इज इक्वल टू टू है, उसके बाद थ्री की बाइनरी लिखी हुई है, फिर फाइव की बाइनरी लिखी हुई है और फिर उसके बाद सेवन की बाइनरी लिखी हुई है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इजीली हम देख सकते हैं कि जीरो के बाद वन मिसिंग है। अगर वन मिसिंग है तो जब इस एक्सप्रेशन को हम पीओएस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो पीओएस फॉर्म के अंदर वन की बाइनरी हम लिख देंगे। सेम इस तरीके से यहाँ पे फोर मिसिंग है तो फोर की बाइनरी पीओएस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद सिक्स मिसिंग है तो सिक्स की बाइनरी पीओएस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इस बाइनरी को देख के फिर हम पीओएस फॉर्म का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी और सी बार, और चूंकि हम पीओएस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसके दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी, और उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हो जाएगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो बहुत आसानी से हम किसी भी स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद उसकी जो कॉनिकल फॉर्म आ जाएगी वो यहाँ पे मौजूद है। ए बी सी टोटल तीन वेरिएबल हैं जो कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वन फोर और सिक्स बनती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी हमने कन्वर्जन करनी है तो उसके बाद हम उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो वही टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, वेरीफाइंग पीओएस एक्सप्रेशन इन इक्विवेलेंट टू एसओपी एक्सप्रेशन।
तो वेरीफाई करने के लिए हमने यही करना है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है तो इसको हमने चूंकि चेक करना है, तो हम पहले तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही मल्टीप्लिकेशन की हुई है, ए को ए बार से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, और सेम इस तरीके से तमाम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आ जाएगी। तो इससे हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जो पहले हमने कन्वर्जन की हुई थी उस कन्वर्जन को अगर हम रिवर्स करें तो हमारे पास सेम एसओपी फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस वजह से ये फिर दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। फर्स्ट जो फॉर्म है ये कॉनिकल फॉर्म है एसओपी एक्सप्रेशन की, और जो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ये कॉनिकल फॉर्म है पीओएस एक्सप्रेशन की। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल के। जो भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है उन्हें हम ट्रूथ टेबल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले बताया गया है कन्वर्टिंग एसओपी एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल फॉर्मेट। तो उसके लिए यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो है ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट सी। मतलब ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है। इससे पहले तो हम स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है इसके अंदर सी मिसिंग है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी प्लस सी बार से। सेम इस तरीके से जो सेकंड टर्म है उसके अंदर ए मिसिंग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस ए बार से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आ जाएगी। अब इस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को हमने ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करना है। तो चूंकि तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो पहले तो तीन वेरिएबल के इक्विवेलेंट हम ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लेंगे। तीन वेरिएबल हैं तो टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इसके अंदर, 0 0 0 0 0 1, और इसी तरीके से लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम ये ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लेंगे तो इसके अंदर ए बी और सी जो हैं ये तो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आउटपुट के कॉलम में जिस जगह पे हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी सी, तो ए बार का मतलब है 0 और बी और सी का मतलब है 1 1। तो जिस जगह पे 0 1 1 हमारे पास आएगा वहां पे हमने 1 लिख देना है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम एसओपी एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट हम आउटपुट के कॉलम में 1 लिखते हैं। सेम आप यहाँ पे देखें, ए इसका मतलब है 1, उसके बाद बी बार सी बार मतलब 1 0 0। तो जिस जगह पे हमारे पास 1 0 0 आ रहा होगा उस जगह पे भी हम 1 लिख लेंगे। सेम केस जो नेक्स्ट दो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उनके लिए भी हम 1 और 1 लिख देंगे ट्रूथ टेबल के अंदर। बाकी जो स्पेस होगी हमारे आउटपुट वाले कॉलम में उस जगह पे हम 0 मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा एसओपी एक्सप्रेशन है उसका ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता काम हमारा पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर होगा। जब भी पीओएस एक्सप्रेशन को हमने ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करना है तो उसके लिए पहले तो जो हमारा पीओएस एक्सप्रेशन है उसको हम स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम ट्रूथ टेबल के अंदर 0 मेंशन करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए प्लस बी बार प्लस सी, तो ए का मतलब है 0, बी बार का मतलब है 1 और सी का मतलब है 0। तो 0 1 0 इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे 0 पुट कर देना है। सेम इस तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनती है 0 1 1। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 0 1 1 के आगे 0 पुट किया हुआ है। नेक्स्ट टर्म है 0 0 1, तो 0 0 1 इसके आगे भी 0 पुट है, और लास्ट है 1 0 1। तो 1 0 1 के आगे भी 0 मौजूद है। बाकी जो स्पेस होगी उस जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पीओएस एक्सप्रेशन को भी ट्रूथ टेबल के अंदर पुट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।